मेरे किसान को यदि 40,000 रुपए क्विंटल के भाव मिले तो वो संपन्न होगा या नहीं 3-4 साल के अंदर, चाहे बरानी है, चाहे वो नहरी क्षेत्र है, चाहे और ट्यूबवेल से सिंचित क्षेत्र है। पिछड़ा वर्ग को हमने तो एक सिर्फ उसमें टांग दिया, ओबीसी, क्या अन्य पिछड़ा वर्ग? अरे नहीं, ये जो वर्ग था जिसके कारण से हम सोने की चिड़िया थे, एक इज्जत की जिंदगी वो जीता था, ये वर्ग जो है ना, ये तो सब पूजने लायक है, अन्य पिछड़ा वर्ग। ये मुफ्त की रेवड़ियों से मत करो, बहुत बड़ा अन्य इसका परिणाम आपने नहीं देखा। इसका जो परिणाम आएगा मुफ्तखोरों में, तो लूटपाट होगी, क्योंकि काम की आदत छूट जाएगी। हम चाहते हैं कि गुरुकुल ज्यादा से ज्यादा खुले। मैं भी मेरी अभी 100 बीघा जमीन मैं देने जा रहा हूँ गुरुकुल वहाँ बढ़ाएंगे। देवी सिंह पार्टी की पहचान वसुंधरा राजे खुद के नेता के तौर पर रही है। आप पहले तो खूब कहा करते थे कि वसुंधरा राजे को सीएम का चेहरा बनाना चाहिए, लेकिन जब से देवी सिंह पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में लिया गया है या उसकी घर वापसी है, उसके बाद में क्या देवी सिंह पार्टी की बहुत जरूरत है? सुन तो लो मेरी कोई, मैं भरा पड़ा हूँ, लेकिन मैं भरा बात मेरा सारा मन लेके जाऊंगा। मेरी बात, मेरे तजुर्बे, मेरे सारे वो सारे यही रह जाएंगे। इसलिए मोदी जी से मुझे अनुरोध है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो मुझसे बुलाए, मेरी बात करे। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तरह से चुनाव की तैयारियों के लिए कमर कसना शुरू हो गए हैं। फिल्म हमारे साथ कोलायत के कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी मौजूद है और उनसे हम चुनावी चर्चा करते हैं। कई मसलों पे, कई मुद्दों पे बात होगी। पाटी साहब, आपका खबर अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार खबर अपडेट पर। चूँकि चुनाव का मौसम है तो हम बात चुनाव की करेंगे। बीजेपी पब्लिक से, नेताओं से सुझाव मांग रही है कि राजस्थान कैसे और ज़्यादा अच्छा हो। देवी सिंह पार्टी की नज़र में अगले 5 साल का राजस्थान कैसा होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग राय कांग्रेस ने भी, बीजेपी ने ली है चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कि आगे हमारा शासन आए तो 5 साल में हम किस प्रकार से एक सुशासन लें जिससे आम जन सुखी हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि देखिए, हमारे 60-65% हमारे ग्रामीण अंचल में व्यक्ति आवास निर्वास करते हैं और उसमें किसान सबसे ज़्यादा, उसका बहुत बड़ी भूमिका है। और किसान अभी तक जरूर प्रयास हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कहा कि हम इनकी आय दुगनी कर देंगे और एक दफे किसान बिल भी लेके आए, लेकिन जो लोग नहीं चाहते थे कि इस प्रकार सुझाव आके रास्ता बढ़े किसानों का, तो बहुत भारी विरोध किया। एक नमकीन बिकती है मूंगफली और चना, 10 ग्राम का 10 रुपए में वो पैकेट बिकता है जी, 1 लाख रुपया कीमत होगी। हम कह रहे हैं कि उसका आप 60,000 रुपया, उसका छिलका है, प्रोसेसिंग है, पैकेजिंग है और अन्य खर्चे, वो सारा निकाल दो और मेरे किसान को यदि 40,000 रुपए क्विंटल के भाव मिले तो वो संपन्न होगा या नहीं 3-4 साल के अंदर, चाहे बरानी है, चाहे वो नहरी क्षेत्र है, चाहे और ट्यूबवेल से सिंचित क्षेत्र है। तो ये प्रयास होना चाहिए कि गांव का कच्चा माल बाहर नहीं जाए। उसके लिए 50-50 परिवार के छोटे छोटे प्रोसेसिंग प्लांट लगा दे और उसमें बैंकिंग से हमारा कर्जा हो जाए और मार्केटिंग, जो चाहे वो बिचौलिए है, चाहे वो आड़ती है, वो हमारी मार्केटिंग कर दे। तो जो भी खाद्य पदार्थ है, गेहूँ है, चाहे अन्य हमारे पदार्थ है, वो सारा प्रोसेस होके गेहूँ का आटा, दलिया, बिस्कुट सारा ये बन के वहाँ से जाए और उसके बाद में चाहे दूध है, चाहे सब्जी है, चाहे फल है, सब प्रोसेस होके वहाँ से निकले तो मेरा गांव संपन्न होगा। और जो शहर की रोजगार के लिए भागे लोग गांव छोड़ के, वो वापस वही गांव में बसेंगे और एक सुखी संपन्न जीवन में, तो उससे किसान का रास्ता बढ़ा तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति, हर इस देश का निवासी है, वो सुखी संपन्न होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो चाहते हैं कि किसानों की आय 2 गुना हो, तो ये आइडिया आप प्रधानमंत्री मोदी को क्यों नहीं देते? देखिए, मेरे सीधा कोई ऐसा परिचय है नहीं। मैं मानता हूँ कि जो चैनल है ये निश्चित तौर पर पूरे देश में करोड़ों की संख्या में लोग देखते हैं, तो उसके माध्यम से भी, क्योंकि मैंने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी का और पीएमओ हर एक छोटी छोटी बात का कहीं से भी है वो सेलेक्ट कर लेते, अच्छी बातें चूज करते और उसके ऊपर गौर करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो निश्चित तौर पर जो चैनल है आज ये खबर अपडेट, इसके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी और उनके जो साथी हैं उनके तक बात पहुंचेगी। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ, कच्चा माल जैसे आज गंगानगर के अंदर साधु वाली में
गाजर का इतना बड़ा उत्पादन होता था, लूट होती थी आड़तियों के द्वारा, 50 पैसे किलो बिका। किसानों ने तय किया कि हम कच्चा माल हम मंडी में नहीं ले जाएंगे। अब वही माल किसान, देश में एक ही है जगह गंगानगर जहाँ पर किसान अपना भाव तय करता है अपनी वस्तु का, और कहीं नहीं किसी वस्तु का काम है वो जो दूसरे बिचौलिए वही तय करते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। निश्चित तौर पर बात आपके माध्यम से पहुंचेगी और किसान और देश पूरा संपन्न होगा। ये तो थी गांव का उत्पाद गांव में ही रहे, ये अवधारणा। थोड़ी देर पहले आप चर्चा कर रहे थे, तब आप कह रहे थे कि पूरे राजस्थान को नहरों में बांटकर सिंचित किया जा सकता है, वो अवधारणा क्या है? बिल्कुल आपका सही प्रश्न है। आज के दिन काफी भारी तादाद में पानी बह के समुद्र में जाता है, उसका सही उपयोग नहीं होता। आम जन का सहयोग लेकर और जो मिट्टी का काम है, अन्य काम है, फटाफट सर्वे करके हम ज्यादा से ज्यादा 60-70% हमारा भूभाग अगर सिंचित हो जाए नहरों से, तो निश्चित तौर पर गांव और किसान, खेतिहर जो भी होगा सारे संपन्न होंगे। और पानी जब आ जाएगा तो निश्चित तौर पर आदमी उसके प्रति सोचेगा, समझेगा, और भी दूसरे माध्यम में उसका भी पानी का सही उपयोग हो, चाहे नलकूप है चाहे अन्य साधनों से हो। तो ये एक रास्ता बढ़ सकता है कि हमारा भूभाग सिंचित हो, उसमें भी बरसात लगातार कम हो रही है। हम चाहते हैं, मेरी समझ है, सोच है कि जो आज हमने शुरू में आज़ादी के बाद में बड़े बड़े ठेके दे के जंगलों को सफाया करा दिया आय के लिए, और वो आज बिना पेड़ हरियाली के खड़े, जिसके कारण से जगह जगह बाढ़ आती है, भूस्खलन होता है। पहाड़ों में आप उत्तराखंड देख लो, हिमाचल देख लो, आप उसको सिर्फ इतना कर दो कि नरेगा योजना के माध्यम से उसको चारों तरफ 4 दीवारी बन जाए, जिसके अंदर कोई मसाला लगाने की जरूरत नहीं है, वहीं से मटेरियल बिखरा हुआ लिया, और 4-5 साल में वहाँ पर झरने बहने शुरू हो जाएंगे। स्थानीय जो भी प्रजाति है वो पेड़, वहाँ पर झाड़ियाँ सारी उग जाएगी। तो जब झरने चालू हो जाएंगे, हमारे नदी नाले बहने शुरू हो जाएंगे, भूस्खलन, मिट्टी का फैलना बंद हो जाएगा। तो देखिए आप, पानी की कोई कमी इस देश में पहले भी नहीं थी और फिर भी आगे नहीं रहेगी। तो जब वो पानी आएगा और खेतों को पानी मिलने लग जाएगा, तो हरियाली होगा, आय होगी, सब सुखी संपन्न हो। पर जब गाँव के हर हाथ को काम, इसको लेकर भी आपकी कोई अवधारणा है? देखिए हमने क्या किया है कि हमारे एक ब्रेन वॉशिंग होगी। जब से ये अंग्रेज आए ना, ये अंग्रेज बहुत खतरनाक कौम है। इन्होंने अपने पार्लियामेंट में जब से इस देश के ऊपर कब्जा किया, वहाँ ये सारा करते थे कैसे इनकी संस्कृति, इनकी शिक्षा, इनकी खेती, इनके संस्कार, ये सारे कैसे खत्म, और उसके अंदर हमारा बहुत बड़ा ये इन्होंने नुकसान कर दिया है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जाइए ना 250-300 साल पहले, ये देश है, ये सोने की चिड़िया कहलाता था। कैसे कि हमारे हर आंगन के अंदर, गांव के हर आंगन में, कस्बे में इज्जत का रोजगार, जिसके ऊपर कोई मालिक नहीं, कोई हंटर वाला नहीं, और वो वहां पर कपड़े बुनता था, दरी बुनता था। कपड़ा ऐसा जिसको कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं, कोई रिसर्च सेंटर नहीं, कि एक अंगूठी में से कपड़े का थान मलमल निकल जाए, सूरत का देखिए आप। और वो जो मलमल और ऐसा था कपड़ा, तो ऐसा पीतल का काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, मिट्टी का, कुम्हार का काम करने वाले, सोने का काम करने वाले, दस्तकार, सारे उस एक आंगन में होते थे। और एक गांव में कितना भारी प्रोडक्शन होता था रोजाना का, और वो सब मिलके जब पूरे देश के अंदर हमारा इतना उत्पादन होता था, तब इस देश का जो निर्यात होता था पूरे विश्व के मुकाबले 34% निर्यात करते थे हम। और आज जब से नकल करके हमने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा ली, लोगों को एक ऐसा मतलब जीवन, हमारे एक तो कहा गया कि 84 लाख जोड़ी जीने के बाद में आपको मानव देह मिलेगी, जिसमें आपका कल्याण हो जाएगा। और उसकी यहाँ पर कोर्ट गेट कर और हमारी अलग अलग जेएन व्यास कॉलोनी के अंदर बोलने लगती है कि मजदूर कितने में जाएगा, ये इसके लिए वो इंसान का जीवन नहीं मिलता। हम चाहते हैं कि उसको इज्जत का रोजगार अपने घर आंगन में ले। हमारी पुरानी व्यवस्था है गोचर है, और उसमें सारा एक इज्जत का रोजगार है जिसके ऊपर कोई मालिक नहीं होता। तो ऐसा अगर वापस हमारे जो दस्तकार है उनको वहीं पर अपने आंगन के अंदर इज्जत कर, उसको कोई पैसे की जरूरत नहीं, कोई आर्थिक आय, कोई किसी को उस समय मैं तो कर्जा देता था, सबका ये होता था कि मेरा काम है और एकदम परफेक्ट, उसमें कभी नहीं निकले। तो हम चाहते हैं कि वापस उसी आंगन के अंदर इज्जत का रोजगार। और उसी कारण से जो 4 वर्ण थे हमारे वेदों के, उसमें से जातियां काम के पीछे, रंगाना, छिपा, अलग अलग, हर एक का अलग अलग जाति हो गई, वो सारे वहां पर थे। इज्जत का रोजगार, आज उसको जो रोजगार के लिए तरस रहा है, चाहे नवयुग है चाहे और है, ये बातें करनी बेकार है कि हम कारखाने लगा के इसको
हम एक रोजगार दे देंगे। क्या रोजगार? उसको ये नौकरी करना ये कोई इज्जत का रोजगार नहीं है। वो स्वयं का काम करे, हाथ उसके पास है, दिमाग उसके पास है, परंपरागत उसके पास सारी जानकारी है, तो वो ही एक रास्ता है जिससे हमारा समाज है, रोजगार है, संपन्नता है और विश्व में सब वापस हम ऐसा औद्योगिक रूप करके बताए। जैसा कि आप देख रहे उदाहरण है हमारे सामने अभी का वर्तमान का। जी। आजादी मिलने के बाद में चाइना के अंदर घर घर में उन्होंने अपना काम करना शुरू किया, घर आंगन के अंदर, और विश्व में छा गया। जी। तो कहाँ उदाहरण की जरूरत है? हमारा तो इतिहास रहा है। तब ये सोने की चिड़िया कहलाती थी। ये अन्य पिछड़ा वर्ग को हमने तो एक सिर्फ उसमें टांग दिया, ओबीसी। क्या अन्य पिछड़ा वर्ग? अरे नहीं, ये जो वर्ग था जिसके कारण से हम सोने की चिड़िया थे, एक इज्जत की जिंदगी वो जीता था, ये वर्ग जो है ना, ये तो सब पूजने लायक है, अन्य पिछड़ा वर्ग। हमने उसको एक अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कह के छोड़ दिया। नहीं नहीं, ये पूजने लायक ये जातियां हैं, इनको पूजना चाहिए। जी। आपके कई इंटरव्यूज में समाज के नियंत्रण की आप बात करते हैं और आज के वक्त में सब लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं। आपको क्या लगता है पहले का जो माहौल है वो माहौल क्या दोबारा लाया जा सकता है? देखिए, ये बिल्कुल सही बात आपने कही है। ये बहुत बड़ी समस्या हुई है। ऐसी न्यूक्लियर फैमिली हो गई है कि किसी को कोई मतलब नहीं है। कि आज आप देखिए कि हमने पाश्चात्य देशों की नकल की कि जो हम रिहायशी कॉलोनी आवासीय आबादी बनाए, सीधी लाइनें खींच दो। पहले हमारे गांव में कस्बों के अंदर ग्वाड और चौक होते थे, सबका आपस में रोज मिलना, प्रेम से रहना, एक दूसरे से जानकारी। आज किसी भी शहर में चले जाओ, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता छोड़ो, छोटे शहरों में भी चौथे मकान वाले को कोई कॉलोनी में जानता नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि आप अगर जो पहले निर्माण हो चुका उसको रीमॉडिफाई कीजिए और उसके अंदर एक या दो रास्ते रखिए। अगर पार्क बीच में है तो उसकी फेंसिंग हटा दो। कोई बीच में पशु आके हमारे घास पौधों को खत्म नहीं करे, उसके अंदर काऊ कचरा लगा दो। लेकिन सीधा रोज मिलना जुलना हो तो एक जो सामाजिक समरसता का हम अभाव देख रहे हैं आज संसार में, दुनिया में, और यहाँ भारत में विशेष तौर से हम मिलजुल के 36 गाँव वाले रहने के उस हिसाब के कल्पना के लोग थे। तो ये वापस अगर हो तब वापस सामाजिक समरसता हो, समाज का महत्व हो, वहाँ बैठ के वो निर्णय करेंगे, अच्छा भला बुरा सोचेंगे। वरना तो आज अखबार टीवी देख के निर्णय दिमाग बढ़ाते हैं, परंतु वो वहाँ पर चर्चा करेगा, सब नए रास्ते बढ़ेंगे और उसके बाद में आप उसकी सोचो प्लानिंग। चोरी नहीं होगी, अनजान आदमी आते पता लग जाएगा, आपका कभी भी बाढ़ नहीं आएगी। आप पानी सारा कैच करके वहीं पर जमीन में डाल के रिचार्ज करके और बाढ़ आने से आप शहरों में रोक दो। नहीं तो बॉम्बे में कहाँ कितना खरबों रुपए लगा दिया, लेकिन बरसात में सारे वो नहर नदियाँ बढ़ जाती है। तो सब चीज़ों का रास्ता बढ़ेगा और उसमें आप देखोगे कि ये जिस प्रकार से जानकारी के अभाव में वो नवयुवतियाँ कब आती हैं कब पता नहीं लगता, सबकी नज़र में रहेगा। और ये जो जिस प्रकार के नशे का फैलाव हो रहा है, ये सारे रुकेंगे, सिर्फ बसावट बदल दो। जो आपकी अगली टाउन प्लानिंग हो उसमें इसी प्रकार की बसावट हो, तो हर जगह सामाजिक समरसता, समाज का रोल जब तक नहीं रहेगा, कानून व्यवस्था नियम कितने भी बना दो। आज क्या अमेरिका सुखी है? क्या वो भी हो रहा है, भटक रहा है, भारत में दौड़ के आ रहा है, शांति कहाँ मिले? तो ये तभी होगा जब हम हमारी पुरातन व्यवस्था उस पर जाए। और जब समाज की बात हो गई, शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, तो क्या आज के दौर में क्या गुरुकुल प्रणाली वाली शिक्षा पद्धति लाई जा सकती है? देखिए, मैंने मान लो ग्रेजुएशन तक अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पॉलिटिकल साइंस ली, अन्य सब्जेक्ट पढ़े, हिस्ट्री पढ़ेगी मुझे यूरोप की जिसका हमारा कोई लेना देना नहीं, मुझे मेरा इतिहास नहीं पढ़ाया गया वो भी गलत, जो यहाँ आक्रमणकारी है उनका इतिहास, मुझे अलजेब्रा पढ़ाया गया, x2 y2 z2, मेरे जीवन में उसका कोई अर्थ नहीं है जी। और आज के दिन आप नकल करके टेक्निकल अब बढ़ा दिया। मान लो उदाहरण है हमारे राजस्थान के अंदर, कोटा के अंदर, और वहां पर वो बच्चा रात में प्रेशर में पड़ता है, तो परिवार से प्रेशर, आपस में कंपटीशन, और उसका नतीजा ये होता है कि 10वें दिन एवरेज एक बच्चा बिना कारण आत्महत्या कर लेता है। और दूसरा, जब वो तैयार होता है पढ़ लिख के, तो उसे एक कंपनी आ जाती है पैकेज देने के लिए, 50 लाख 1 करोड़ का पैकेज, और वो वहाँ पर बैंक टांग के जाएगा, कभी दिल्ली, कभी बॉम्बे, कभी न्यूयॉर्क, कभी ऑस्ट्रेलिया। उसको समाज से कोई लेना देना नहीं। आज तक के इतिहास में कहीं भी नहीं देखा होगा किसी बच्चे ने आत्महत्या की हो। तो हम चाहते हैं कि गुरुकुल ज्यादा से ज्यादा खुले। मैं भी मेरी अभी 100 बीघा जमीन मैं देने जा रहा हूँ गुरुकुल को, गुरुकुल वहाँ बढ़ाएंगे
तो गुरुकुल वाली हमारी पुरानी वेदों की इनकी भी शिक्षा हो, और साथ के अंदर आपकी जो भी एनसीईआरटी का कोर्स है वो भी हो जाए, लेकिन उसको रोकने वाला टोकने वाला नहीं, स्वच्छंद रूप से अगर खेले। हम एक प्रयास भी कर रहे हैं, हम बीकानेर में लगातार 3 वर्ष से बच्चों को रविवार को शस्त्र और शास्त्र सिखाते हैं, गीता का भी ज्ञान है, आत्मरक्षा का भी ज्ञान हो रहा है। ये दिशा लोगे, बच्चे के ऊपर प्रेशर मत डालो। बच्चे का आपने इस पद्धति से उसका बचपन ही खत्म कर दिया, उसने खेलना, सोचना, हंसना सब बंदे प्रेशर। तो ये जो गुरुकुल है, गुरुकुल से सारे रास्ते बढ़ेंगे, ये आना चाहिए, वरना आप पाठ्यक्रम जो दूसरे लिए घूम रहे हो, इससे इंसान नहीं बढ़ रहा है, रोबोट बढ़ रहा है हमारा कोटा के अंदर, और वो रोबोट हमारा मशीन किसी समाज के काम की नहीं। अब बात करते हैं चिकित्सा की। आप खुद आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, आपने 4 किताबें भी लिखी हैं, गांव खेड़े से आए लोगों को आप आयुर्वेद की चिकित्सा भी देते हैं। इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है? देखिए, चिकित्सा के लिए हमने पाश्चात्य देशों से तो पाठ्यक्रम लिए, उसी से हमारे डॉक्टर तैयार हो रहे हैं, उसी विधि से हमें पढ़ाया जा रहा है, ब्रेन वॉशिंग हो रही है। लेकिन कोई मुझे बता दे, क्या तुरंत आप अपने उस उपचार से, जिसका जुकाम हो गया, जिसका आपके सर दर्द हो गया, माइग्रेन हो गया, कोई बीपी हो गया, आपका उसका जड़ से बीमारी को खत्म करने का या तुरंत उसको ठीक करने का है क्या इलाज? नहीं है। आप वहाँ ठंडे मुल्क के हिसाब से तो आपने दवाइयाँ बनाई, और गर्म देशों में अलग अलग बीमारियों में वो उपचार देना चाह रहे हो, नहीं होगा। आप जो भी देसी हमारी पद्धति थी, और उसके माध्यम से तुरंत उसको रिलीफ मिलता है, जड़ से बीमारी खत्म होती है। ये कितने का आप अस्पताल बढ़ाओगे, कितने डॉक्टर, कितने मेडिकल कॉलेज? आप देखिए कि किस प्रकार से ठगी हो रही है। आपने सरकारी तो खोले, लेकिन उसके बाद में जहाँ आवश्यकता है, क्योंकि उसको कहीं गली में, मोहल्ले में, शहर में वैद्य मिलता ही नहीं है, तो सीधा अस्पताल भागता है। तो उसके अंदर उसका चाहे पेट दर्द हो, चाहे कान में दर्द हो गया रात को, भागता है अस्पताल डॉक्टर के पास। और छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं, उसके बाद उसका दस्त लगना, पेट दर्द होना, अब उसके लिए माँ बाप इतने चिंतित होते, रात को जाके डॉक्टर, अरे उसके अंदर तो हम घासा देके ठीक कर लेते। तो देसी पद्धति से सारे आपके इलाज हो सकते हैं। मेरे पास बहुत उदाहरण है, और ये मैंने पुस्तिका भी, ये मेरा 4था संस्करण दिखाना है। तो घर बैठे रसोई के अंदर ये सारा इलाज आपका हो जाए, ऐसा सारे इसके अंदर मैंने उपचार देने, ऐसा सारे पूरे भारत में लोग लगे हुए, और इसी के माध्यम से आदमी स्वस्थ रह सकता है, उपचार हो सकता है। और इस एलोपैथी में इमरजेंसी और सर्जरी के अलावा कुछ नहीं है। हमारा डायग्नोस होता था इसी में, आपकी नाड़ी पकड़ के डायग्नोस कर देते थे वायु पित्त कफ का। अब डायग्नोस करने के लिए उसमें लाखों हजारों रुपए लगते हैं, फिर भी सही दिशा में नहीं पहुंचते। इसलिए हमारे पास इलाज है, क्या 5 तुलसी पत्ते रोज खाओ, कभी आपको बुखार नहीं आएगा, डेंगू, स्वाइन फ्लू, कोरोना, कैंसर नहीं होगा। तो ये लोगों का ज्ञान में नहीं है। एक छोटी सी विधि है कि आप जब दस्त के लिए, सोच के लिए जाओ, तो देसी स्टाइल से नीचे बैठ के आप जाइए, जोर से दाढ़, ये जो जाओ जाइए हमारे भेज के बैठिए, और बाएं पैर में शरीर का भार रखिए। जिंदगी में कभी आपके दांत नहीं पड़ेंगे, लकवा नहीं होगा, पैल्स बसे की तकलीफ नहीं होगी, और पेट अच्छा साफ होगा। तो ये सारा उसी में हमने क्या ज्ञान प्राप्त किया आज एलोपैथी से। दर्जनों लोग आपके पास में आयुर्वेद का इलाज लेने के लिए आते हैं। कोई ऐसा उदाहरण आपके पास में जिसमें कोई गंभीर बीमारी है वो आयुर्वेद से ठीक हो गई? जैसे महिलाओं को गाड़ी में बैठते उल्टी होती है, काफी महिलाओं, आप अखबार बिछा के बैठ जाइए सीट के ऊपर, 100% उल्टी नहीं होगी। जुकाम हो गया, तुरंत कानों में रुई डाल लो, लू लगी, तुरंत कानों में रुई डालो, आधे घंटे में लू लगना, लू से मरते हैं यूपी, बिहार, उड़ीसा में सारे जगह। तो ये छोटे छोटे उपचार भी है। साथ में अगर जैसे एक मेरे परिवार में एक बच्चा हुआ छोटा, 4-5 महीने बाद में पता लगा कि उसको ना दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है, एम्स दिल्ली ले गए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो खून बिल्कुल है, सप्लाई नहीं हो रहा है इनकी कैपिलरीज नाड़ियों को। तो मुझे पता लगा, तो उसके नाभि के अंदर हमने 4 महीने वो घी डलवाया, देसी गाय का घी, और 2-2 इंच बाहर लगा दिया, प्लास्टिक लगा के ऊपर कपड़ा बांध देते, छोटा बच्चा था। और 5-6 महीने बाद देखा कि वो बच्चा देख रहा है, वापिस दिखाया, और आज वो 1.5 साल का बच्चा हो गया, पूरा उसको दिखाई दे रहा है, पता सुनाई दे रहा है। इसी प्रकार से आप हार्ट का है, आप हार्ट के पोर्शन है, 4 चीजें इसके अंदर डालो, 10-10 ग्राम है उसमें, मेरे पुस्तक में लिखा हुआ है, और 1 महीने कर लो, उसके बाद मेरी गारंटी है कभी आपकी हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए। छोटा सा उदाहरण है, जिसके बार बार टॉन्सिल्स होते हैं गले में, जिसको गंगाहट कहते हैं, सूजन आ जाती है, आप आधा छोटा चम्मच घर में पिसा हुआ हल्दी का, और वो आप जीभ के ऊपर रख के 1 घंटे तक पानी मत पियो, वो तो एक बार में ठीक होगा, लेकिन जिंदगी भर कभी आपका
टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे उपचार हैं हमारे पास, ऐसा एलोपैथी में नहीं, वो तो तुरंत निकालेंगे, ऑपरेशन करेंगे। ये अपेंडिक्स में अपेंडिक्स नाड़ काट रहे हैं, उसको जानकारी नहीं है क्यों है अपेंडिक्स, लेकिन आप मेरी विधि से बताइए किताब में आपके 15 दिन में अपेंडिक्स नॉर्मल, फिर जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सारा कुछ इसके अंदर दिया हुआ है, ऐसे बहुत से उपचार है जी। राजस्थान में बहुत तेज़ी से भ्रष्टाचार बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उसके अलावा हम देखते रहते हैं कि सड़क दुर्घटनाएं भी बहुत तेज़ी से फैल रही है। इनकी रोकथाम के लिए भी आपके क्या सुझाव रहेंगे सरकार को? देखिए, भ्रष्टाचार तो विश्व में अलग तरह का है, बड़े बड़े होते हैं जिसमें राष्ट्रपति को जाना पड़ता है, प्रधानमंत्री को जाना पड़ता है, बाकी जगह थोड़ा कम है, अलग अलग तरीके का। लेकिन यहाँ तो छा गया है। हमारे जिस प्रकार एक बार की लॉन लगाई है, इस धूप की तरह हमारे पूरे भारत के अंदर ये भ्रष्टाचार छा गया, जिसमें ये 5 साल में जो राजस्थान में जो हो इसकी जड़ें तो इतनी गहरी होगी। इसी घास में एक जिसको मूठ घास भी कहते हैं, जो जाती नहीं है कभी भी, वैसा हमारा इस 5 साल में कर दिया। उसका सीधा साधा है, देखिए ये क्यों नाटक करते हो, गांव शहर की और प्रशासन कैंप लगाते हो और कभी भी उसको न्याय नहीं मिलता, रिलीफ नहीं मिलता, काम नहीं, दिखावा नाटक होता है। हम कहते हैं कि जो भी सरकार एक आदेश निकाल दे, जिस भी विभाग में जितने विभाग है, चाहे आपका क्या वहाँ सचिवालय में मंत्रालय कहीं भी है, आप उससे एक लिस्ट ले लो कि आपके पास कौन कौन से विषय विचाराधीन है जी। उसकी सूची आ गई और एक आदेश निकल जाएगा 3 महीने के अंदर होने वाला यस कर दो, नहीं होने वाला रिजेक्ट कर दो। पेंडिंग कोई नहीं है, उसका सर्टिफिकेट संबंधित अधिकारी दे कि आज की तिथि में मेरे पास कोई भी विषय पेंडिंग नहीं है, तो आपका मतलब 60% जो ये भ्रष्टाचार है वो बंद हो जाएगा। जब सामने एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र ही नहीं है, विषय ही नहीं है, तो कैसे रहेगा? और उसके 3 महीने बाद में फिर वापस कर लो या कोई भी विषय पेंडिंग नहीं हो, इस प्रकार से आप इसका निपटारा कर दो, तो उससे बहुत बड़ा रास्ता खुल जाएगा। किसान को, आम आदमी को दफ्तर नहीं जाना पड़े, उसको घर बैठे न्याय मिले, ये व्यवस्था हो सकती है जी। आए दिन शुद्ध के लिए युद्ध के जैसे अभियान है वो चलाए जाते हैं सरकारों द्वारा, प्रशासन के द्वारा, के क्या सुझाव रहेंगे? देखिए, ये शुद्ध के लिए युद्ध, हर एक सप्ताह यातायात के लिए, फलाना के लिए, ये क्यों नाटक करते हो हर चीज़ का? पेरेंट्स डे, फादर्स डे, मदर्स डे, इन नाटकों में क्या रखा है? क्यों नकलें करते हो आप पाश्चात्य देशों में? उनको तो खुद को ही पता नहीं रहन सहन क्या होता है, जीवन क्या होता है। देखिए, इसमें बहुत आसान है। आप एक संभाग डिवीजन है, उसके अंदर एक मोबाइल यूनिट हो, लैब हो उसके अंदर, और एक मोबाइल मजिस्ट्रेट हो साथ में। वहीं आपने बाजार में जो भी आपको मसाला है, चाहे दूध है चाहे घी है, उसका सैंपल लिया जनता के सामने, वहीं उसको लैब में टेस्ट किया और वहीं पर उसकी सजा घोषित हो जाए मजिस्ट्रेट द्वारा। आपको इसके अंदर बहुत मतलब अंग्रेजों के टाइम के बहुत कम सजा रखी हुई है, कम पेनल्टी रखी है, उसको सजा को बढ़ाया जाए। जो गुनाह करे उसके लिए क्या थोड़ी सजा, उसको तो कम से कम 7 वर्ष की सजा हो अगर कोई मिलावट करता पाया जाए, और उसको किसी प्रकार से जुर्माने से नहीं छोड़ा जाए। तो जब आप एक जगह ऐसा कर लोगे, उसका मैसेज सब जगह चला जाएगा। कभी दूसरे संभाग में, हमारा मान लो बीकानेर संभाग है, कभी आपने गंगानगर कर लिया, कभी चूरू में, एक जगह करो, रोज रोज करने की जरूरत नहीं है। और वो होने के बाद में कोई मिलावट करने का नाम नहीं लगा, तो मेरे बच्चे की जिंदगी आने वाले समय में शुद्ध दूध मिलना, खाद्य पदार्थ, और जो दवाइयों में आजकल मिलावट हो रही है किसी को पता नहीं है। अभी बीच में एक ब्रेन हेमरेज हो गया, वो लेना था अपने बीपी की गोली और वो नकली लेना था, उसे पता नहीं, और आखिर में उसका ब्रेन हेमरेज हो गया, खत्म हो गया। तो दवाइयों में भी इसी प्रकार से जांच होगी और सजा का प्रावधान रखा जाए, तो ये जो मिलावट है और दवाइयों में जो मिलावट है, ये सारी रुक जाएगी। ये मेरा दावा है, करके कोई देखे, ये दिखावे मत करो शुद्ध के लिए युद्ध। और उसके क्या होता है कि हमने इतना मावा फेंक दिया, इतना दूध गिरा दिया, उससे क्या हो गया? उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये रास्ता बढ़ सकता है। हर चीज का आप समाज का इन्वॉल्वमेंट रखो, जनता के सामने उसको करो, और इसी प्रकार से हमारी जो भी व्यवस्था है, जब सामाजिक अगर संस्कार और सामाजिक सोच के साथ हम आगे आएंगे तो दिशा बढ़ेगी। बड़े साहब, जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो वहाँ की जो मौजूदा सरकार होती है वो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने लगते हैं, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, मुफ्त की हमें कभी आदत नहीं थी जी, हमें कभी हाथ नहीं पसारा। आपने कभी सिख समाज के व्यक्ति को कभी भीख मांगते नहीं देखो। ऐसे बहुत से समाज है जिन्होंने कभी भीख नहीं मांगी। हमारा ये थे संस्कार के
अगर आपके ऊपर थोड़ा बहुत भी कर्जा है तो मरने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले उतार के जाओ वो कर्जा। और यहाँ कहते हैं कि मुफ्त में जो मिले लूट लो। किसका लूट लो? आम जनता का खजाना, आम जनता का पैसा। और उसके अंदर आप इस प्रकार से आप उसको मेहनत करने की आदत क्यों नहीं डाल रहे? जो आवश्यकता है वो अगर आप वहाँ पर उसकी पूरी कर दो, गाँव के अंदर क्या जरूरत है इसकी? आप साड़ियाँ बांट रहे हो, कभी कोई किसी प्रकार की मशीनें बांट रहे हो, क्यों ये फालतू के गैस सिलेंडर? उसको वो सुविधा, उसको भाई इज्जत की आय मिल जाए, वो काहे के लिए लेगा? हालांकि ये एक हमारे भारतीय लोगों की आदत है। मैंने कई बार देखा है, कोई मंदिर का मेला होता है और रास्ते में कोई सेवा करता है तो वो करोड़पति 35 लाख की गाड़ी है उसके पास, वो भी जाके मुफ्त की रेवड़ी लेना चाह रहा है। तो ये संस्कार बिगाड़ रहे हैं, और ये संस्कार आपने बिगाड़े तो जल्दी से सुधरेगा नहीं। इसलिए ये मुफ्त की रेवड़ियों का ये सिलसिला जो चला है, ये आम जनता के पैसे की, खून की कमाई को आप इस प्रकार से लुटा रहे हो। आप अपनी जेब से खर्चो ना। जो पहले हमारे जो भामाशाह होते थे गांव के अंदर, हमारे धर्मशाला, कुंड, वहाँ औषधालय, ये सारे बनाते थे ना, कुएं वगैरह कौन बनाता था? भामाशाह उड़ाते थे। तो वो ही संभव है। आप ये मुफ्त की रेवड़ियों से मत करो, बहुत बड़ा अन्य इसका परिणाम आपने नहीं देखा। इसका जो परिणाम आएगा मुफ्त खोरों में, फिर लूटपाट होगी, क्योंकि काम की आदत छूट जाएगी। आपने महानरेगा योजना लाए हो, पूरी निगरानी नहीं रखी, सिर्फ मस्ट्रोल में हाजिरी भरी जाती है, ठेके पर आधा पैसा तो आधा मेरे को दे दे, ट्रैक्टर से, मशीन से काम हो गया। उससे संस्कार ऐसे बिगड़े कि आज वो घर का काम भी करता नहीं है, तो उससे होता नहीं है, मेहनत करनी छूट गई। तो ये जो आप संस्कार डाल रहे हो, ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। इस प्रकार की आप मत आदतें डालो। तो हम कह रहे हैं कि आप उसकी स्वावलंबन देखो ना। जैसे मेरे गांव में हमारा स्वावलंबन होता था, खुद एक बार हमने तालाब समाज में खोद दिया, उसके बाद में कोई खर्चा नहीं, और कभी पीने के पानी का कारण से गांव नहीं छोड़ना पड़ता था। आज संकट की आवाज आ जाती है, जो बरसात कम हुई है, बिशनपुर बांध में पानी कम आया है, इसलिए जयपुर में, अजमेर में, सब जगह पानी का संकट रहेगा। आप किस तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से जुड़ रहे हो? 10 बरस बाद आप चुनावी मैदान में उतरे हैं। जनता में आपकी तारीफ करता हूँ, मैं आपके समर्थकों में गजब का उत्साह है। चुनाव जीत गए तो क्या करेंगे? क्या ये मेरे मन में बहुत बड़ी कल्पना, क्योंकि मैं हर एक को तो थोड़ा, मेरा जीवन काल भी कुछ लंबा हो गया, करीब 82 वर्ष की उम्र में जा रहा हूँ। और मेरी एक आदत है, क्योंकि मेरे गांव में जन्म हुआ है, तो मैं घास को, पेड़ को, पानी को मैं देखता रहता हूँ क्या परिवर्तन आ रहा है। एक प्लास्टिक की प्लेट पड़ी है हमारे जंगल रोही के अंदर, कितना पानी लेके वो बैठ जाती है उस प्लेट में, बरसात का पानी वो किसी काम का नहीं, वो सारा इवोपरेट होकर वापस उड़ जाता है। तो इसलिए मेरी नजर रहती है कि क्या बदलाव आ रहा है, कैसे सुधार हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे इस भारत के अंदर लोग हैं सुखमय जीवन जिए, इसलिए मेरे पास सारी कल्पना है। ये मैं उसको नहीं मानता। ये क्या विकास की घेराबंदी, ये देखिए ब्रेन वॉशिंग है। क्या विकास करवा रहे हैं क्या? नाली टूटी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, फला, ये तो मेरे पैसे से हो रहा है। ऐसा ना मेरे नाम से आप कर्जा ले रहे हो, मुझे कर्जदार बना दिया। सरकार का इसमें क्या रोल है? देखिए ये तरीका विकास का ठीक नहीं। हाँ, काम ऐसा करो जैसे सिंचाई है, सिंचाई में आप पैसा लगाओ। पहले तो हमारे पास अभी सिंचाई मंत्री था, उस समय मैं नहीं कर सका, उतना मेरे पास थी, लेकिन उस समय पैसा नहीं होता था सरकारों के पास, इतना बड़ा कर्जा नहीं मिलता था। लेकिन आज के दिन अगर आप सिंचित क्षेत्र बढ़ा दो, जनता का भागीदारी करा के मिट्टी का काम जनता करे और बाकी सरकार के विभाग कर दे, तो सारा जीवन सुखमय हो जाए। तो ये जो जीवन की कल्पना मैं सोचता हूँ कि उसकी शिक्षा, उसकी चिकित्सा, उसकी चाहे सिंचाई की खेती हो, चाहे रोजगार, इज्जत का रोजगार घर आंगन में हो, वो मैं एक दिशा दूँ। और वो अगर मेरे से कभी आपकी बात अगर नरेंद्र जी मोदी, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उनके पीएमओ कार्यालय तक मेरी पहुँच जाए, मुझे बुला ले, क्योंकि मुझे बहुत विश्वास हो गया कि मुझे अभी अचानक जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके जयपुर से बीकानेर आ रहा था, तो लोग इतने उत्साहित हो रहे थे, पता नहीं क्यों, पूरे राजस्थान में, और हजारों गाड़ियों का काफिला जुट गया। और उसके बाद में मुझे बुलाया गया, याद किया, बहुत बड़ी कृपा की हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और वहाँ एयरपोर्ट में जो आत्मीयता बताई, आधा मिनट तक मेरा हाथ पकड़ के खड़े हो गए। तो मुझे विश्वास है कि मेरी बात उनके पास पहुँचेगी, तो निश्चित तौर पर मुझसे वो विचार विमर्श करेंगे, तो मैं उनसे बताऊंगा जिससे दिशा बढ़ जाए। हमें लगता है आपसे मुलाकात भी करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये हो तो मैं
मैं दूंगा जिसमें किसी का स्वार्थ नहीं। जी उनको भी मैं देखता हूँ, उनके मन में भी बहुत कल्पना है और उन्होंने बहुत बड़ी दिशाएं दी है, और वो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे से भी ले सुझाव उसको सही लगे तो लागू करने में सहयोग ले, जनता का सरकार करे उसमें सहयोग, तो निश्चित तौर पर जो अच्छा नहीं लगे उसे किनारे कर दो, सुन तो लो मेरी कोई। मैं भरा पड़ा हूँ, लेकिन मैं भरा हुआ मेरा सारा मन लेके जाऊँगा, मेरी बातें मेरे तजुर्बे मेरी सारी वो सारे यहीं रह जाएंगे। इसलिए मोदी जी से मुझे अनुरोध है, मैं उनसे एक अनुरोध करता हूँ कि वो मुझसे बुलाए, मेरी बात करें, और आखिर में आपके माध्यम से ये भी पहुँच जाऊँगा कि मुझे मेरी भाषा, मुझे मेरी बोली बोलने के लिए राजस्थानी मेरी भाषा है उसको थोड़ा मान्यता दे दे, तो अब गुजराती की तरह वो भाषा भी हमारी बोलना शुरू कर दे, तो मेरा बच्चा बहुत जल्दी होनहार होगी, क्योंकि अपनी बोली में मातृभाषा में वो बोलेगा, पढ़ाई करेगा, तो बहुत एक सुंदर राजस्थान करेगा। आपकी विधानसभा क्षेत्र में जाट, नशवारी, ब्राह्मण, राजपूत और नेवार बड़ी तादाद में रहते हैं। आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमने ये प्रयोग हमारा हुआ था जब 98 के बाद में, और हमने आरक्षण का विषय लिया था, जिसमें आरक्षित को संरक्षण, उपेक्षित को आरक्षण, तो अन्य पिछड़ा वर्ग या दूसरे सवर्ण लोग हैं इनको आरक्षण मिले जो जरूरतमंद है, आर्थिक रूप से जो कमजोर हो। तो वो जो एक शुरुआत की, हमें नहीं था इतना पता, लेकिन उसके बाद में 36 कौम एक जातियों पर बैठने लगी, वरना एक दूसरे जाति से जिस प्रकार की हवा बढ़ा देते हैं। आज़ादी के बाद मैंने देखा है कि राजपूत और जाटों के बच्चे बिना कारण हॉस्टल से आपस में आते लड़ाई लड़ते हैं, और उसके बाद में कौन के इसको बढ़ता हुआ गल बात है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो ये रास्ता बढ़ सकता है कि जो भी स्वार्थी लोग होते हैं वो फड़काते हैं, जातियों का उपयोग करते हैं। सब 36 कौम के भाई साथ रहे, भाई जमीन आपकी अलग, मकान अलग, व्यवसाय आपका अलग, फिर लड़ाई किस बात की है? हम रेल और बस में भी तो साथ बैठते हैं, गाँव में एक साथ बैठते हैं, तो वो सामाजिक समरसता के लिए 36 कौम साथ ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ। लेकिन एक विशेष तौर से मैं कहना चाहूँगा जी, जाट, राजपूत, ब्राह्मण, ये बिस्नोई, सिख तो सब ठीक है, ओबीसी सब कुछ है, लेकिन सबसे जो ये अंग्रेजों के षड्यंत्र से जो दलितों और आदिवासियों के साथ अन्याय किया गया, जो दूरियां पैदा की, जबकि ऐसा नहीं होता था कि आप दलितों, क्योंकि हमारे सामने उदाहरण है कि भगवान राम ने हिरनी के 3 बेर खाए, हमारे पास उदाहरण है भगवान अवतार हमारे हुए रामदेव जी, हिरणी के धनी, उनके साथ मेघवाल, उनके आप देखिए करणी माता हमारे देश लोग हुए, वहाँ जो उनके भूमि की तरह उनको मेघवाल को पूजा जाता है, और इसी प्रकार से बाबू जी, हड़मू जी, ये तो ये था, लेकिन अंग्रेजों ने ये दूरियां बढ़ा दी, और ये जो उसके बाद में उनकी स्थिति थोड़ी, मैं मानता हूँ कि बहुत एक सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हुई है। तो सबसे ज़्यादा अगर मुझे मौका मिला और मुझे किसी पार्टी ने अगर मौका दे दिया कि कलम मेरे हाथ में आ जाए, तो मैं आदिवासी और दलितों को सबसे ज़्यादा सम्मान देके आगे लाऊंगा, वो ही हमारे भागीदार हो। ये मैं एक वातावरण चाहता हूँ कि प्रेम से रहे, किस बात की लड़ाई, ये दूरियां नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक कोई हमारे उस समय 5 साल पहले थोड़ी दूरियां एक व्यक्ति विशेष के कारण से हो गई थी, लेकिन मेरा समाज के किसी के प्रति ऐसा नहीं। वैसे तो आपकी सुलह भी हो गई, राम जी से आपकी सुलह भी हो गई, तो क्या लगता है कि अब तो मेघवाल नाराज नहीं है आपसे? नहीं, वो तो मेघवाल उनके कारण से नहीं, हाँ उस समय मुझे जरूर था कि हमने एक दफ़े उनको जैसा भी प्रयास करके पार्टी के अंदर लाने की, टिकट देने की सहमति दी, बहुत मेहनत करके 18,000 वोटों से जीताया, उसके कोई कारण से हो गया, हो जाता है ऐसा, लेकिन उसके बाद में भी अब जो हमारी बातचीत है, बहुत अच्छा वातावरण आपस में, हमारा कोई जुड़ाव नहीं, कोई मनमुटाव नहीं, किस बात की लड़ाई। तो हम चाहते हैं कि सब मिलजुल के हमारा जो ये देश के अंदर बड़ा हार हो रहा है उसको हम मिलजुल के रोके, और मुझे मौका मिल गया तो निश्चित तौर पर मैं दलितों को और जो हमारे आदिवासी हैं इनको सबसे आगे लाऊंगा। आदिवासी कोई नक्सली नहीं होना चाहता, वो अलग देश नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं मुझे मेरे हालात से जीने दो, मुझे कोई सड़क, स्कूल, अस्पताल नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार से वो वहाँ स्वावलंबन से अपने जीवन जिए, ये मैं चाहता हूँ। आदिवासी और दलितों को आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिले, ये सर्वोच्च स्थान पर रहे। तो ये है, अब क्या की घोषणाएं सारी हो जाती है, वर्किंग हमने नकल कर दी अंग्रेजों की, तो शासन प्रशासन भी हमारा कैसा, जिसके अंदर कोई जवाबदेही नहीं, कितना ही आप नोट लो, फाइलें पेंडिंग पड़ी है, चालान होने के भी उनको जो IAS है, RS है, अलग अलग अधिकारी है, सबका प्रभावित है। तो कोई किसी ने गलत कर दिया तो छोटे बाबू की मौत आती है, जिसके आदेश से ये निर्णय हुआ गलत, वो ना ऐसा, मतलब सब कुछ वातावरण में एक दफे आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है।
तो जवाबदेही भी तय हो, जनता की समाज की पूरी भागीदारी हो। आज के दिन मैं नहीं मानता कि जनता की समाज की कोई भागीदारी है, नाम मात्र की बनाई हो। बाकी कानून नियम से आप कितने, अभी मुझे पता है कि IPS और CRPC में अमेंडमेंट किया, क्या फर्क पड़ा उससे? इनसे नहीं होगा। मुझे मेरा जो काम है, मुझे चाहे गांव है चाहे कस्बे शहर है, छोटा काम तो मुझे करने दो। आप विदेश नीति है, संचार नीति है, रक्षा नीति है, आप रखिए अपने पास। बाकी मुझे यो अपंग मत पढ़ाओ। मुझे मैं आया हो तो इस धरती को मैं भी चाहता हूँ स्वर्ग बढ़े, तो इसका रोल मुझे दो। आपका नियंत्रण होना चाहिए, बात ठीक है। तो इस प्रकार से दिशा बढ़ सकती है। तो ये मुझे लगता है कि अगर मेरी सलाह सुझाव व्यवस्था या मुझे कल मिली तो ये मैं सब वर्गों को आगे लाने की, सबको मिलके जुल के और इस भारत को सर्वोच्च स्थान दिलाए, ये मेरा प्रयास रहेगा। और साहब, आपके प्रतिद्वंदी नेता नवाज सिंह पाटिल अपने मन से कहते हैं कि पूरे राजस्थान में इन पर विकास हुआ है, सबसे ज़्यादा विकास हुआ है तो कोलायत क्षेत्र में है। जबकि आपके समर्थक, आपके जो समर्थक है वो कहता है कि कोलायत में विकास में ही व्यापार हुआ है। आप कोलायत में जो विकास हुआ उसको विकास नहीं मानते? विकास किसको? मैंने कहा ना क्या, आप स्कूल सड़क और मुझे अवसर मिला एक बार, घनश्याम जी तिवारी शिक्षा मंत्री थे, तो मुझे कहा गया कि भाई आपके शिक्षा की रेगिस्तान में आदिवासी क्षेत्र में कमी है, तो आप बताइए कहाँ खोलने। 551 आदेश के तहत ढाणियों में हमने प्राथमिक शालाएं खोल दी। का मुकाबला करोगे आप शिक्षा में? जहाँ उपलब्धता करानी हर जगह, और टीबी के अंदर, ढाणी के अंदर शिक्षा का प्रसार हो गया। इसी प्रकार चिकित्सा सबका ही हो जाता है। आप बढ़ाने के लिए तो कुछ भी कर दो। आपने चिकित्सा खोल दी है, चिकित्सालय बड़े बड़े खोल दिए, क्या वहाँ डॉक्टर है और पैरा मेडिकल स्टाफ है, कबूतर जरूर मिल जाएंगे। शिक्षा के लिए आपने कह दिया घोषणा, अंग्रेजी माध्यम क्या पता नहीं कैसी लाए अंग्रेजी माध्यम। अब शिक्षा के लिए आपने विद्यालय खोल दिए, पढ़ाने वाला कोई नहीं, वहाँ आके गायें खड़ी हो जाती है, कुत्ते खड़े बैठ जाते हैं। तो ये इस प्रकार से नहीं हो। मतलब विकास का मतलब है वो स्वयं अपने हाथ से उसका इन्वॉल्वमेंट हो, ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले का चाहे शहरी हो, उसके इन्वॉल्वमेंट से आप कुछ करोगे। यो घोषणा कर देने से, दीवारें खड़ी कर देने से नहीं होगा। आपने सिंचाई की सुविधा आपने उपलब्ध करा दी, सारी नहरें खारिज हो रही थी, कैंसिल आदेश आ गया। योजना आयोग दिल्ली से, हल्दिया जी सेक्रेटरी थे, और मैंने कहा नो, अब पढ़ाएंगे, और हमने पढ़ाई तो आज कितनी बड़ी खुशहाली है। तो ये एक तंत्र के माध्यम से हो सकता है। हमें मतलब एक हमारा जीवन कैसे हुआ, हम खेती करने वाले, ग्रामीण अंचल में रहने वाले, जैसे में रियासत है, ऐसी रियासत थी कि आज़ादी के बाद रिकॉर्ड बना राजस्व का, उनका हमारे पास कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं, तो हमें खातिर नहीं मिली। फिर नहरी आने की घोषणा होगी कि नहर आ रही है, फिर नहीं मिली। हमने लड़के और ऐसा किया है कि जो आज भारत में कहीं मिसाल नहीं है। सीलिंग एक्ट सब जगह लागू है, और सीलिंग एक्ट से भी हमको छोड़ के 280 से 1400 बीघा तक खातेदारी मिली है, जिसमें एक बिस्वा नहीं कटे जमीन किसी की, तो उसका वो भी पानी हो गया, खेती हो गई। क्या चाहिए उसे? जहाँ पानी आ जाएगा वहाँ संपन्नता ही खजवाना, ऐसे हमने देखी है जगह जगह, जो बिल्कुल वीरान आदमी नजर नहीं आता था, देखिए वहाँ जाके। तो ये सब संभव है, और जिसने जो को व्यापार किया वो जाने। हमने तो जहाँ लगा अब एक खनन हो रहा है तो हमने जरूर शिकायतें की है, पर वो सब मिली जुली करने वाला कौन? तो जब लूट की छूट दी गई, वो समय मंत्री बचा नहीं, जनप्रतिनिधि बचा नहीं, अधिकारी बचे नहीं, सब लगे लूट में। लूट किसकी हुई? उस बेचारे गरीब खरगोश की जो सारे काटने में लगे हुए थे, कोई नीचे से, कोई ऊपर से, कोई बीच से। तो मरा तो आम आदमी, और पता नहीं कौन क्या कैसे होता है, पैसा साथ नहीं जाएगा। ये कोई भी लूट रहा है ना, ध्यान कर लेना सुनने वालों, मैं आज इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, पैसा साथ नहीं जाएगा, ना आपकी प्रॉपर्टी साथ जाएगी, ना बेटा बेटी कोई साथ जाएगा। इतनी लूट मत करो। इसलिए अगर किया है तो बांट दो, और चुनाव में मत बांटना। अब बांटते तो कहीं और सार्वजनिक उपयोग के लिए दो। बाकी वही है, इन सबके सामने मेरे कहने से कोई थोड़ी लुटेरा रख के लाएगा, आम जनता जानती है। तो ये नहीं है विकास में, मैंने बताया कि जैसे सिंचाई और दूसरी सुविधा एक बार कर दो तो सारे संपन्न रहे, आनंद में रहे। तो उसके मुकाबले आज जहाँ नहरी क्षेत्र हो गया, बताइए उसके मुकाबले किसका जीवन काल है, कैसा उसका जीवन है, देखिए आप। तो ये सारा हो सकता है, पर हाँ, ये लूट की तो बहुत ज़्यादा छूट मिली है, और उसमें कोई पीछे नहीं रहा है। कोई 21 हो गया, कोई 20 रह गया, बाकी सब ने कोशिश की है। तो प्राय लोगों ने लूट की है 5 साल के शासन के अंदर। देवेश सिंह पार्टी की पहचान वसुंधरा राजे खुद के नेता के तौर पर रही है। आप पहले तो खूब कहा करते थे कि वसुंधरा राजे को सीएम का चेहरा बनाना चाहिए,
लेकिन जब से देवी सिंह पाटिल को भारतीय जनता पार्टी में लिया गया है या उसकी घर वापसी है, उसके बाद में क्या देवी सिंह पाटिल भी बहुत बदल है? ना ना ना, देखिए मैं मेरी बात से बदलता नहीं हूँ, लोग समझ सकते हैं। हमने ये लगातार मांग की है और मैं जब से पार्टी में मुझे सदस्यता मिली है उसके बाद आप देखिए जहाँ जहाँ निर्णय हुआ है, चाहे पार्टी टिकट का सवाल है, चाहे अन्य मसले हैं, चाहे अब अभियान चलेगा चुनाव का, तो अब सबके जगह वैसे जा रहे हैं। हर एक को आके तो वहाँ तुम्हारा आना कमान नहीं कहेगा कि इसको ये पावर दे दी, इसको ये पावर दे दी। अब सबको ध्यान है और वसुंधरा जी का बहुत बड़ा रोल है। अब ये देखना मैसेज में जाएगी और क्या भारतीय जनता पार्टी की हवा बढ़ाएगी। अब वो निर्णायक भूमिका में आ गई है, इसलिए मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं। बाकी साहब आपको क्या लगता है अभी पिछले आधे घंटे में अपनी जो गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, इन सब बातों को जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है अपने मैनिफेस्टो में ले जाते हैं, तो क्या एक सुखमय राजस्थान की कल्पना की जा सकती है? देखिए अगर मैंने जैसे आज आपने चर्चा की है और उसको अगर कोई लागू कर दे सलाह मशवरा करके समयबद्ध कार्यक्रम के साथ, ये हम कानून में तब्दीली ला के 6 महीने में लागू कर देंगे। ये बैठते हमने 3 महीने में आदेश जारी कर देंगे, ऐसा नहीं। ये घोषणा तो बहुत पहले हुई है, पिछली बार कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य जगह की हम 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। ये ऐसा मत करो, जनता के साथ धोखा मत करो। तो मैं जो कह रहा हूँ अगर वो आप गंभीरता से लागू करोगे तो निश्चित तौर पर आम जनता सुखी, संपन्नता, एक ऐसा जीवन शांति का जी सकेगी, निश्चित तौर पर दिशा बनेगी और जो शासन में होगा उसे वाहवाही मिलेगी। सलाह जरूर मेरे से कोई कर ले और वो सभी करें, मैं अकेला नहीं, बहुत लोगों के पास ऐसा समझ है, सबको थोड़े आप सुझाव सबके ले लो और जो अच्छा लगे रखो, बाकी किनारे कर दो। तो धन्यवाद से वापस लौटा दो, लेकिन थोड़ा बदलाव करो, ये नकल मत करो, अंग्रेजों की नकल छोड़ो एक तो, और एक दिखावा ये बंद करो, रेवड़ियाँ बांटना बंद करो, जो वास्तविकता है उसके नजदीक जाओ, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, सब में अगर इस प्रकार से थोड़ा समाज का इन्वॉल्वमेंट करते हुए करोगे निश्चित तौर पर दिशा बनेगी। समाज का इन्वॉल्वमेंट करते हुए करेंगे तो निश्चित तौर पर दिशा बनेगी। और साहब का कहना है कि इनके सुझावों को अगर घोषणा पत्र में ले लिया जाए, उनको लागू कर दिया जाए, इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो एक सुखमय राजस्थान की स्थापना की जा सकती है, उसकी कल्पना की जा सकती है। ऐसे और इंटरव्यू के लिए आप देखते रहिए खबर अपडेट।